हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी पारिस्थितिकी पिरामिड या पारिस्थितिकी शंकु जिसको कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो खाद्य श्रृंखला में किसी भी इकोसिस्टम के या पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तर या ट्रॉपिक लेवल किसको कहा जा रहा है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं के बीच में जो उत्तरोत्तर एक श्रृंखला बनती है उस श्रृंखला को कहा जाता है, उसके विभिन्न स्तर को कहा जाता है, लेवल को पोषक स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। जैसे सबसे पहला लेवल उसमें उत्पादक का था, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता और फिर उच्च उपभोक्ता। तो इस तरह से विभिन्न उपभोक्ताओं का और उत्पादकों और उपभोक्ताओं का जो स्तर था उसको ट्रॉपिक लेवल कहा गया था। तो वही पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न ट्रॉपिक लेवल्स या पोषक स्तरों के जीवों को है ना, उनके जीवों को, उसमें स्थित प्रत्येक स्तर में स्थित जीवों को उनकी संख्या या जीव भार या फिर उनमें संचित ऊर्जा की मात्राओं के आधार पर यदि उनके अनुपात को चित्रीय निरूपण किया जाए या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो एक शंकु की आकृति निर्मित होती है या आकृति प्राप्त होती है, उसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी शंकु। तो मेन बेसिक बात यह है कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स यानी उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है या चित्रीय निरूपण किया जाता है और जो आकृति प्राप्त होती है वही आकृति कहलाता है पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी शंकु इसको कहा जाता है। तो इस इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट या इसकी परिकल्पना दी थी 1927 में ब्रिटेन के एल्टन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इसी आधार पर इन पिरामिड्स को कहा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं कि एल्टोनियन पिरामिड्स किसे कहा जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं और इनके वैज्ञानिक का नाम भी पूछा जा सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, है ना। तो ये पिरामिड्स वास्तव में शंकु क्या होते हैं, एक सिरे पर कोने माने क्या होता है, एक आधार जो है चौड़ा होता है शंकु का और शीर्ष जो होता है वो नुकीला होता है। तो ये शंकु उल्टा भी हो सकता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड प्राप्त होते हैं वो दो आकृति के प्राप्त हो सकते हैं। एक तो सीधा पिरामिड या अपराइट पिरामिड जो होते हैं जिसका आधार चौड़ा होता है और ऊपर की ओर नुकीला होता है, जबकि इन्वर्टेड पिरामिड जो होते हैं उनका आधार नुकीला होता है और ऊपर की ओर जो होता है वो चौड़ा होता है, आधार के ऊपर जो शीर्ष जो होता है वो चौड़ा होता है। तो दो प्रकार के पिरामिड इसमें प्राप्त होते हैं जिसमें आधार जहाँ भी होगा, चाहे वो नुकीला हो चाहे चौड़ा हो, सबसे पहले उत्पादक आएंगे, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी के बाद टर्शियरी और फिर टॉप कंज्यूमर आते हैं। चाहे वो नुकीला हो आधार, चाहे आधार जो है वो चौड़ा हो, सबसे पहले लेवल पर कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स ही आएंगे। सबसे पहले लेवल पर प्रोड्यूसर्स ही आएंगे यानी कि उत्पादक ही यहाँ पर आएंगे। उसके बाद फर्स्ट डिग्री के कंज्यूमर, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर टॉप लेवल के कंज्यूमर आते हैं। तो आगे हम एक एक करके देखते हैं कि कितने प्रकार के पिरामिड बनते हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन देखा जाए इकोलॉजिकल पिरामिड्स के तो 3 टाइप के पिरामिड्स बनते हैं। एक है जीव संख्या का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर, यानी जीवों की विभिन्न पोषक स्तरों में जीवों की संख्या के आधार पर यदि उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है तो वो पिरामिड कहलाएगा जीव संख्या का पिरामिड। यदि उनके भार के यानी विभिन्न पोषक स्तर या ट्रॉपिक लेवल में उपस्थित ऑर्गेनिजम्स के बायोमास को, यानी उसमें जो शुष्क भार स्थित है, फ्रेश वेट को नहीं लेंगे बल्कि उसके शुष्क भार को लेंगे, तो शुष्क भार हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है, जबकि फ्रेश वेट जो है वो उनके पोषण लेवल के आधार पर अलग अलग भोजन प्राप्त करने के समय और भिन्न भिन्न समय में उन फ्रेश वेट जो है वो अलग हो सकता है, इसलिए उनका क्या लेता है, ड्राई वेट लिया जाता है। तो एक यूनिट एरिया में उनके ड्राई वेट के आधार पर जो पिरामिड बनाते हैं या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको कहा जाता है जीव भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा आता है ऊर्जा का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा की मात्रा का किस तरह से संबंध है उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में, उसको यदि दर्शाया जाता है पिरामिड के रूप में तो वो कहलाता है ऊर्जा का पिरामिड। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये किस तरह से पारितंत्र में या इकोसिस्टम में पाया जाता है, वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जीव संख्या का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर। हम किसी भी इकोसिस्टम में यदि विभिन्न ट्रॉपिक लेवल्स को यानी विभिन्न पोषक स्तरों को उनकी संख्या के आधार पर यदि
उसको आधार मानकर यदि चित्रीय निरूपण करें या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो उसको कहा जाता है संख्या का पिरामिड। जो पिरामिड प्राप्त होता है उसको संख्या का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर कहा जाता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घास स्थल का पारितंत्र या ग्रासलैंड के पारितंत्र या इकोसिस्टम में सबसे पहले उत्पादक लेवल पे कौन सा आएंगे? पहला जो ट्रॉपिक लेवल है, पोषक स्तर T1 है, उसमें उत्पादक आएंगे जो घास होंगे, बहुत सारे घास होंगे। तो घास की संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो इसलिए इसको क्या है, आधार पर रखा गया है, चौड़े स्थान पर दिया गया है, संख्या अधिक है इसकी। उसके बाद इसमें देखिए टिड्डे घास की अपेक्षा टिड्डों की संख्या कम है। टिड्डों जो T2 पर आते हैं और T3 लेवल पर उसके बाद टिड्डे को खाने वाले मेढक आएंगे। तो मेढक की संख्या टिड्डे की अपेक्षाकृत कम होगी, तो और उनका जो स्थान है छोटा है। उसके बाद मेढक को सांप खाते हैं, तो सांपों की संख्या मेढक की अपेक्षा कम होगी, T4 पर आएंगे, तो उसका स्थान और छोटा होता गया। उसी तरह से एरिया कम होता जा रहा है। देखिए इसमें नंबर के आधार पर सांप को मोर खाएंगे तो मोर की संख्या और कम है, तो वो T5 लेवल पर है। तो इस तरह से उत्तरोत्तर T1 से लेकर T5 तक यदि नंबर के आधार पर विभिन्न पोषक स्तरों में जीवों को रखा जाए तो उनका एक पिरामिड प्राप्त होता है जो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर कोण प्राप्त होता है। तो इसको इस तरह का जो पिरामिड होगा वो कैसा कहलाएगा? सीधा पिरामिड या अपराइट पिरामिड होगा। तो घास के पारितंत्र में नंबर के आधार पर पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है टिड्डे, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता है मेढक, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता है सांप और उसके बाद उच्च उपभोक्ता है मोर। इनकी संख्या जो है वो उत्तरोत्तर कम होती गई है, इसलिए पिरामिड कैसा प्राप्त हुआ है? सीधा प्राप्त हुआ है। तो ये घास स्थल का पारितंत्र है जिसमें पिरामिड हमेशा नंबर के आधार पर सीधा होगा। उसी तरह से तालाब के पारितंत्र में हम देखें तो तालाब के इकोसिस्टम में सबसे पहले लेवल पर कौन आएंगे? उत्पादक के स्तर पर पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे जिनकी संख्या सबसे अधिक होगी। जू प्लैंक्टॉन, उसको खाने वाले जू प्लैंक्टॉन, छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन जो होंगे वो होंगे, तो उनका संख्या जो है वो पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टॉन की अपेक्षा जू प्लैंक्टॉन की संख्या कम है। उसके बाद इनको खाने वाले जो कीट हैं, तालाब में अंदर पानी में पाए जाने वाले कीट हैं जो जू प्लैंक्टॉन को खाते हैं, उनकी संख्या इनकी अपेक्षा कम है। इनको खाने वाली जो छोटी मछली है इनकी संख्या जो है वो कीट की अपेक्षा कम है, और बड़ी मछली उससे भी कम संख्या में है, और सबसे बड़ी मछली सबसे कम संख्या में पाई जाएंगी। तो संख्या के आधार पर तालाब के पारितंत्र का यदि हम शंकु बनाएं या पिरामिड बनाएं तो कैसा प्राप्त होगा? क्योंकि संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है, इसलिए संख्या के आधार पर तालाब पारितंत्र का जो पिरामिड होगा वो कैसा प्राप्त होगा? हमको ये सीधा प्राप्त होगा। तो ये सबसे पहले क्या आएंगे? प्रोड्यूसर्स आएंगे, फिर फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर, सेकंड डिग्री कंज्यूमर, थर्ड डिग्री कंज्यूमर, फोर्थ डिग्री कंज्यूमर और फिफ्थ डिग्री कंज्यूमर। तो हमेशा तालाब के या पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसा प्राप्त होगा? नंबर ऑफ पिरामिड ये हमेशा अपराइट होगा या सीधा होगा। अब इसका ये दोनों तो सीधे प्राप्त हो गए घास स्थल और तालाब में, लेकिन एक इसका जस्ट उल्टा प्राप्त होता है, इन्वर्टेड पिरामिड दिखाई पड़ता है वृक्ष के पारितंत्र में। संख्या के आधार पर वृक्ष में देखें तो एक ही पेड़ पर, है ना, पेड़ की संख्या केवल एक है, तो एक पेड़ को ही यदि पारितंत्र माना जाए और देखा जाए, उसका स्टडी किया जाए, तो इसका संख्या के आधार पर उल्टा मिलेगा। पेड़ की संख्या कितनी है? एक है। एक ही पेड़ पर पक्षियों की संख्या काफ़ी सारी है, और फिर उन पक्षियों के ऊपर में जो कीट पाए जाते हैं, टिक्स या माइट्स आदि जो चिपके हुए रहते हैं उन पर, वो कीटों की संख्या क्या होगी? पक्षी की अपेक्षा अधिक होंगी। एक पक्षी पर कई सारे कीट होंगे तो उनकी संख्या बढ़ गई। अब इन कीटों के ऊपर जो कार्य करते हैं सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या और अधिक है ना। तो इसीलिए इसमें आधार जो है वो त्रिकोण, आधार जो है वो शंकु का आधार जो है वो कोना वाला प्राप्त होता है ना, कोना प्राप्त होगा, जबकि ऊपर की ओर जो होगा वो चौड़ा होगा, नीचे की ओर त्रिकोण होगा और ऊपर की ओर जो है वो कैसा होगा? चौड़ा होगा। तो उल्टा पिरामिड प्राप्त हुआ कौन से में? वृक्ष के पारितंत्र में। तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं कि ये वृक्ष के पारितंत्र में नंबर ऑफ पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, या फिर कौन से पिरामिड में नंबर ऑफ पिरामिड उल्टा बनता है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो या तो संख्या का पिरामिड लेकर यदि एग्जाम्पल दिया, मैंने संख्या का पिरामिड या नंबर ऑफ पिरामिड के एक्सप्लेन करना है तो आपको तीनों एग्जाम्पल देकर बताना पड़ेगा कि घास स्थल में और तालाब के पारितंत्र में सीधा बनता है, जबकि वृक्ष के पारितंत्र में ये कैसा बनता है? उल्टा बनता है। जीव भार का पिरामिड हम देखेंगे
तो किसी भी पारितंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों में स्थित जीवों के शुष्क भार को आधार मानकर, यानी उसके ड्राई वेट को आधार मानकर यदि चित्रीय निरूपण किया जा रहा है और जो आकृति प्राप्त होती है तो वो आकृति कहलाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास को यदि घास स्थल के पारितंत्र में लेकर एग्जाम्पल देखें तो देखिए, घास जो है वो घास और पौधे जो है वो सबसे नीचे पहले उत्पादक पर आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं, है ना, उत्पादक होते हैं, उनका भार सबसे अधिक होता है। उनको खाने वाले बकरी और गाय का भार उसकी अपेक्षा कम होता है। फिर उनको खाने वाले भेड़िया का भार उसकी अपेक्षा कम है और भेड़िया को खाने वाले शेरों का भार जो है वो कम है। तो यहाँ पर एक ही जीव या एक ही जानवर को लेकर नहीं, इस स्तर पर, इस लेवल पर पाए जाने वाले समस्त पौधों का भार और इस लेवल पर पाए जाने वाले समस्त माने शाकाहारियों का भार और T3 पर पाए जाने वाले समस्त द्वितीयक उपभोक्ताओं का भार और अंतिम में जो उच्च उपभोक्ताओं का भार, तो उसका भार को टोटल उस स्तर पर पाए जाने वाले जीवों के शुष्क भार को लिया जाता है। इसीलिए सबसे पहले घास और पौधों का भार सबसे अधिक होगा, फिर उसके बाद बकरी गाय आदि का T2 का भार जो है द्वितीयक उपभोक्ताओं, प्राथमिक उपभोक्ताओं का, फिर द्वितीयक उपभोक्ताओं का और फिर तृतीयक उपभोक्ताओं तक का। तो इस तरह से भार जो है उत्तरोत्तर कम होता गया है, इसलिए सीधा पिरामिड प्राप्त होता है घास स्थल के पारितंत्र में। किसके आधार पर? भार के आधार पर या बायोमास के आधार पर पिरामिड कैसा प्राप्त हो रहा है? सीधा प्राप्त हो रहा है या अपराइट प्राप्त हो रहा है। लेकिन वृक्ष के पिरामिड में हम देख सकते हैं कि पिछले हम संख्या के आधार पर वृक्ष के पारितंत्र में क्या देखे थे कि पेड़ पर पाए जाने वाले चिड़िया सूक्ष्म जीव, इनकी संख्या बढ़ती गई थी, इसलिए पिरामिड कैसा प्राप्त हुआ था हमको? पिरामिड उसमें सीधा प्राप्त, पिरामिड हमको उसमें उल्टा प्राप्त हुआ था, है ना। लेकिन अभी भार के आधार पर हम देखेंगे तो भार के आधार पर कैसा प्राप्त हो रहा है? पेड़ों का भार सबसे अधिक है, फिर चिड़िया, उस पर पाई जाने वाली चिड़ियाओं का भार उससे अधिक है, उससे कम है, फिर चिड़िया पर जो परजीवी पाए जाते हैं उनका भार अपेक्षाकृत कम है और परजीवियों पर काम करने वाले जो सूक्ष्म जीव घटक जो होते हैं उनका भार अपेक्षाकृत और कम है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि वृक्ष के पारितंत्र में यदि भार के आधार पर पिरामिड बनाया जाए तो वो हमेशा कैसा प्राप्त होगा? सीधा प्राप्त होगा। जबकि संख्या के आधार पर वृक्ष के पारितंत्र में क्या प्राप्त हुआ था हमको? उल्टा पिरामिड प्राप्त हुआ था या इन्वर्टेड पिरामिड हमको प्राप्त हुआ था। अभी हम तीसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम में नंबर के आधार पर हम देखे थे तो उसमें क्या प्राप्त हुआ था हमको? सीधा प्राप्त हुआ था। लेकिन अभी क्या यहाँ पर प्राप्त हो रहा है? भार के आधार पर जब देख रहे हैं हम तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनका वेट है सबसे कम होता है ना, उनका भार सबसे कम होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में ज़ूप्लैंक्टन्स आते हैं, यानी कि प्राणी प्लवक आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, तो उनका भार अपेक्षाकृत अधिक होगा। उनको खाने वाली छोटी मछलियों का भार जो है वो प्राणी प्लवकों की अपेक्षा अधिक है। तो उत्तरोत्तर इनका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, इसलिए पिरामिड कैसा हमको प्राप्त होगा? उल्टा प्राप्त होगा। छोटी मछलियों को खाने वाली जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनका भार जो है वो छोटी मछलियों से अधिक होता है, इसलिए पिरामिड कैसा प्राप्त होगा? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए पिरामिड कैसा प्राप्त होगा? इसमें पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम में हमेशा पिरामिड कैसा प्राप्त होगा? इसमें उल्टा प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरह से हम भार के पिरामिड में क्या देखें कि भार के आधार पर या बायोमास के आधार पर इकोलॉजिकल पिरामिड बनाया जाता है। तो क्या देखे हैं कि ग्रासलैंड में और ट्री के इकोसिस्टम में हमको सीधा प्राप्त होता है, जबकि पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम में हमको क्या प्राप्त हो रहा है? उल्टा प्राप्त हो रहा है, जो अपवाद है। तो क्वेश्चन में यही बनता है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में कि लेक इकोसिस्टम में यदि बायोमास के आधार पर पिरामिड बनाया जाता है तो वह कैसा प्राप्त होता है? तो कैसा प्राप्त होगा? उल्टा प्राप्त होगा, भार के आधार पर। मछलियों का भार अधिक है किसकी अपेक्षा? फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन की अपेक्षा, इसलिए वो पिरामिड कैसा प्राप्त होगा? उल्टा प्राप्त होगा। ऊर्जा का पिरामिड देखें तो ऊर्जा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी के आधार पर यदि किसी भी पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों में यदि संचित ऊर्जा, है ना, विभिन्न पोषण स्तरों में के जीवों में संचित ऊर्जा की मात्रा के आधार पर यदि कोई चित्रीय निरूपण किया जा रहा है और जो आकृति प्राप्त होती है वो कहलाता है ऊर्जा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसकी एक खासियत है पिरामिड ऑफ एनर्जी की,
है ना, ऊर्जा की पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, चाहे वो कोई भी पारितंत्र हो, चाहे वो घास स्थल का पारितंत्र हो, चाहे वृक्ष का पारितंत्र हो, चाहे तालाब का पारितंत्र हो, लेक का पारितंत्र हो, चाहे समुद्र का पारितंत्र हो, उसमें ऊर्जा का स्तर उत्तरोत्तर जो है वो विभिन्न पोषण स्तरों में कम होता जाता है। इसलिए हमेशा पिरामिड जो बनता है वो हमेशा सीधा प्राप्त होता है। तो ऊर्जा के पिरामिड में 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, माने लिंडमैन ने जो खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का प्रवाह हम देखे तो देख चुके हैं कि लिंडमैन ने जो 10% लॉ दिया था ऊर्जा के स्थानांतरण का, कैसे दिया था कि सबसे पहले उत्पादकों में जैसे मान लीजिए 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित हुई है, तो आगे के स्तर में यानी प्राथमिक उपभोक्ताओं में ये 1000 में से मात्र इसका 10% ही जाएगा। इसका मात्र क्या हो जाएगा, इसका मात्र आगे की ओर क्या जाएगा, सिर्फ 10% ही जाएगा। बाकी के 90% जो है वो इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में और साथ ही साथ मुक्त ऊर्जा के रूप में बाहर हो जाते हैं, और बाकी 10% जो है वो अगले पोषक स्तर में अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं में या टिड्डों को या कोई भी माने हर इकोसिस्टम में यदि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ओनली 10% पहुंचेगा, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स को 10% का 10% फिर जाएगा। तो 1000 मान लो पहला था, तो नेक्स्ट जो है वो उसका 10% 100 हो गया। अब 100 का 10% अगले लेवल को क्या मिलेगा, 10 कैलोरी मिलेगा। फिर नेक्स्ट लेवल में 10 का 10% क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी मिलेगा सांपों को। फिर नेक्स्ट लेवल लास्ट लेवल में इनका जो 10% है 0.1 किलो कैलोरी किसको मिलेगा, टॉप कंज्यूमर को मिलेगा। तो इस तरह ऊर्जा का स्तर जो है वो ऊर्जा की संचित ऊर्जा की मात्रा उत्तरोत्तर प्रत्येक पोषक स्तर में या ट्रॉपिक लेवल्स में कम होता चला जाता है, उत्तरोत्तर कम होता जाता है। इसीलिए इसका जो पिरामिड ऊर्जा का बनेगा वो चाहे कोई भी पारितंत्र हो, चाहे तालाब का पारितंत्र हो, चाहे घास स्थल का पारितंत्र हो, चाहे वृक्ष का पारितंत्र हो, उत्तरोत्तर उत्पादक से लेके विभिन्न उपभोक्ताओं की ओर एनर्जी की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए पिरामिड हमेशा कैसा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा। अब एक और ध्यान से देखिए कि ऊर्जा का तो हमेशा आपको याद हो जाएगा कि ये सीधा रहेगा, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास का यदि कंपैरिजन देखें तो इसमें दोनों में ही सीधा और उल्टा दोनों प्राप्त होते हैं। जबकि ऊर्जा के पिरामिड में सिर्फ सीधा प्राप्त होता है ना, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर में सीधा और उल्टा दोनों प्राप्त होते हैं, और बायोमास में भी हम देखें कि सीधा और उल्टा दोनों प्राप्त होते हैं। तो सीधा पिरामिड किस किस में पाया जाता है, घास स्थल का पिरामिड में हमने देखा कि सीधा था, और तालाब के पारितंत्र में जो है वो पारितंत्र में सीधा प्राप्त हुआ था। जबकि उल्टा किस में प्राप्त हुआ था, नंबर के आधार पर वृक्ष के पारितंत्र में सूक्ष्म जीवियों की संख्या यानी कि परजीवियों की संख्या जो है वो अधिक थी एक वृक्ष पर पाए जाने वाले, इसलिए नंबर ऑफ पिरामिड जो है वो वृक्ष में हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास में देखिए सीधा और उल्टा दोनों प्राप्त होता है, लेकिन किस में सीधा प्राप्त हो रहा है, घास में और वृक्ष में, जस्ट उल्टा इसका है। यहाँ पर जो नीचे तालाब है वो किस में चला, तालाब का पारितंत्र यहाँ पर सीधा था, जबकि यहाँ पर क्या है, उल्टा है। यहाँ पर वृक्ष का पारितंत्र उल्टा है, जबकि यहाँ पर वृक्ष का पारितंत्र कैसा है, इसमें सीधा है बायोमास के आधार पर, यानी वृक्ष का वेट अधिक होता है ना, इसीलिए वो आधार उत्पादक स्तर पर वृक्ष का वेट अधिक होता है, इसलिए ये कैसा प्राप्त होगा, भार के आधार पर सीधा प्राप्त होगा। तो ये कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको और अच्छे से बन जाएगा। ये हो गया हम पारिस्थितिकी पिरामिड्स। अब आगे हम देखेंगे अपघटक क्या हैं पारितंत्र में, अपघटकों की क्या भूमिका है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे।